नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। आज की वीडियो में हम खाता बही को और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे खतौनी के बारे में। खाता बही में खतौनी क्या है और कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मेरे किसी वीडियो पर किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछा है इकेरा लेखा प्रणाली के बारे में। तो इकेरा लेखा प्रणाली जो है ये हमारे पुस्तक पालन की 4 प्रणालियों में से एक प्रणाली है। ठीक है, इकेरा लेखा प्रणाली जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इकेरा लेखा करती है। जैसे हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है ना, दोनों पक्षों का लेखा करती है ना। लेकिन जो इकेरा लेखा प्रणाली है इसमें किसी एक पक्ष का लेखा कर लिया जाता है। तो ये एक अपूर्ण प्रणाली है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिलेगा भी नहीं कहीं पर। तो जितनी जानकारी मुझे है मैं उस हिसाब से बताने की कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ मैं काफ़ी ठीक से बता पाऊँगी। तो इकेरा लेखा प्रणाली जो है इसमें हम किसी एक पक्ष का लेखा तो कर लेते हैं लेकिन दोनों पक्षों को नहीं लिखते, यानी कि एक पक्ष की अनदेखी कर देते हैं। तो इस तरीके से ये एक अपूर्ण प्रणाली है, पूर्ण प्रणाली नहीं है, इसलिए ये प्रचलित प्रणाली नहीं है। इसका यूज़ ज़्यादातर व्यापारी नहीं करते हैं। इकेरा लेखा प्रणाली में हम किसी एक पक्ष का, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ, जैसे हमने कोई विक्रय किया, ठीक है, विक्रय हमने किया है तो हम अपनी ओर से देख रहे हैं कि हमने विक्रय किया तो हमारे पास से माल गया। ठीक है, हमने सिर्फ एक इकेरा लेखा प्रणाली है ना, तो एक पक्ष देखेंगे, हमने सिर्फ विक्रय का लेखा कर लिया। हमारे पास एक दूसरा पक्ष भी तो है, हमारे पास रोकड़ आई भी तो है, किसी ने हमको भुगतान किया भी तो है, उसकी हमने अनदेखी कर दी। हमने सिर्फ विक्रय का, हालांकि विक्रय का लेखा जो हमने किया है जिसे पता चल रहा है कि हमारे पास रुपए भी आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमने उसका लेखा नहीं किया, हमने सिर्फ विक्रय का लेखा किया। ठीक है, तो ये एक अपूर्ण हो गई, अपूर्णता हो गई ना, हमने एक दूसरे पक्ष की अनदेखी कर दी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अनदेखी बहुत भारी भी पड़ जाती है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि कहीं कहीं पे दोहरा लेखा भी कर लिया जाता है इकेरा में। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ही पक्ष देखा जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि हमें दोनों ही पक्ष लेने पड़ जाते हैं क्योंकि एक पक्ष से काम चल नहीं पा रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर इकेरा लेखा प्रणाली में मतलब ये चीज़ देख कर करी जाती है, जहाँ हमें दोनों पक्षों की ज़रूरत है वहाँ तो हम दोनों पक्ष लिख लेते हैं, लेकिन जहाँ दोनों पक्षों की ज़रूरत नहीं है वहाँ सिर्फ एक ही पक्ष से हम काम चला लेते हैं। ठीक है, तो इकेरा लेखा प्रणाली में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। तो इकेरा लेखा प्रणाली वो है जो एक पक्ष को लेकर चलती है, ना कि दोनों पक्षों को लेकर। तो ये एक पक्ष के साथ में अन्याय हो जाता है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली जो है उसमें हम सभी के साथ में न्याय करते हैं ना, कि इसका दोनों पक्ष लेके चलते हैं, लेने वाले का भी, देने वाले का भी, पाने वाले का भी, है ना। तो इसको एक अपूर्ण प्रणाली भी कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इकेरा लेखा प्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता पाई होंगी, और अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसको और अच्छे से कहीं और से ढूंढूंगी और अच्छे से खुद पढ़ूंगी, स्टडी करूंगी, फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। अभी फ़िलहाल हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं खतौनी यानी कि पोस्टिंग के बारे में। खाता बही में जो हम खतौनी करते हैं वो क्या होती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो खाता बही में जो हम खतौनी करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है, तो थोड़ा सा पढ़ के समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फिर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। खतौनी से आशय यानी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्या मतलब है, देखो, जर्नल अथवा प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में, बहियों में की गई प्रविष्टियों को, जो भी हम लेखे करते हैं रोजनामचे में, या फिर जिसको कि हम बोलते हैं जर्नल, या फिर प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में, बहियों में, उसमें जो भी हम लेखे करते हैं उसको खाता बही में संगत लेखों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। अब संगत लेखे मतलब उसी से रिलेटेड, जो खाते हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी लेखे हैं वो लिखना। ठीक है, उसको स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं खतियाना करना, या खताना, या फिर खतौनी करना, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग, खताना, खतियाना या फिर खतौनी करना हम बोलते हैं। रोज अपनी भाषा में बता रही हूँ, रोज नामचे से नकल करना खाता बही में। ठीक है, अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और सावधानी पूर्वक इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गलती हो जाती है तो हमारे सारे खाते, हम अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छे से ठीक से पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाते गलत हो जाएंगे। तो ये काम बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा बेस होता है तलपट का, इसके ही आधार पे हम तलपट बनाते हैं। ठीक है, और फिर तलपट के आधार पे हम बनाते हैं अपने अंतिम खाते। तो ये हमारे अंतिम खातों का बेस है, अगर यही गलत हो जाएगा तो फिर सब गड़बड़ कहानी। इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बताया कि रोज नामचे से नकल करना है खाता बही में। अब नकल करने का मतलब ये नहीं है ना कि उसमें हमने दोनों पक्ष लिखे होते हैं रोकड़ बही में, सॉरी रोज नामचे में।
हमने वहाँ पे ऋणी भी लिखा होता है, धनी भी लिखा होता है, दोनों को उठा के हमने रख दिया खाता बही में भी। तो सेम टू सेम लिखने का क्या मतलब है? तो सेम टू सेम नहीं लिखा जाता है, नहीं तो हम खाता बही बना ही क्यों रहे हैं? कुछ तो अलग होगा तभी तो बना रहे हैं। तो उसमें हम एक ही तरीके के लेखे करते हैं। खाता बही में पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में, हम एक ही तरीके के लेखे करते हैं, अलग अलग तरीके के लेखे नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के लेखे तो हमने पहले ही रोज नामचे में करे हुए हैं, ठीक है। और इकट्ठे लेखे करते हैं। अब रोज नामचे में अलग अलग जगहों पर लेखे होते एक ही स्थान पर हैं, एक ही प्रारूप के अंदर हो रहे हैं रोज नामचे में, लेकिन वो सब अलग अलग हैं। हमने क्रय अगर 10 बार किया होगा तो वो 10 बार एक ही जगह पे नहीं मिलेगा हमको, मतलब एक ही साथ नहीं मिलेगा कि यहाँ पर भी क्रय, फिर यहाँ पर भी क्रय, फिर यहाँ पर भी क्रय, ऐसा नहीं होगा। क्रय के बाद हो सकता है कमीशन आ जाए, हो सकता है मजदूरी आ जाए, फिर हो सकता है सैलरी आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से क्रय यानी कि परचेज आ जाएगी, है ना। तो दूर दूर मिलते हैं। लेकिन जब हम अलग से ही क्रय खाता बना रहे हैं तो क्रय से संबंधित जितनी भी हमारी अमाउंट्स होंगी, जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी हमें खाता बही में एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अगर हमें जानना है हमारा टोटल क्रय कितना हुआ है तो हम सीधे से क्रय खाता देख लेंगे। रोज नामचे में अगर हम देखना चाहेंगे कितना क्रय हुआ है तो हमें बहुत देर तक ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हमने क्रय की प्रविष्टियाँ करी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए हम खाता बही बनाते हैं ताकि सारी चीज़ें हमें एक जगह पे मिल जाएं। तो रोज नामचे से खाता बही में जो हम नकल करते हैं वो निश्चित आधार पे करते हैं, निश्चित नियमों के आधार पे करते हैं, निश्चित सिद्धांतों के आधार पे करते हैं, निश्चित प्रारूप के अंतर्गत करते हैं। और एक स्वरूप को, मतलब एक स्वरूप के लेखों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। उसमें दूसरे तरीके के लेखे नहीं आएंगे। दूसरे तरीके के लेखों के लिए हमें एक दूसरा खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक कोई व्यक्ति है रोशन नाम का, रोशन से हमने कुछ लेन देन करे हैं, तो रोशन से रिलेटेड जो भी लेन देन होंगे उसके लिए हम एक रोशन का खाता बना के तैयार कर देंगे। तो हमें जब भी रोशन से रिलेटेड कोई भी लेखे देखने होंगे तो हम रोशन का खाता देखेंगे सीधे से। क्रय से रिलेटेड देखने हैं तो हम क्रय खाता देखेंगे। दोनों अलग अलग खाते हो गए, है ना। एक खाते में ना क्रय खाते में हमें रोशन की सारी जानकारी नहीं मिलेगी, कुछ जानकारी मिल सकती है अगर हमने उससे कुछ क्रय किया है तो, लेकिन कुछ और काम किया हमने रोशन के साथ में तो वो हमें क्रय खाते में नहीं मिलेगा। रोशन के खाते में हमें क्रय नहीं मिलेगा सारा। अगर रोशन से क्रय किया है तो ज़रूर उसमें थोड़ा बहुत क्रय मिलेगा, लेकिन सारा क्रय नहीं मिलेगा, सिर्फ वही मिलेगा जो रोशन से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। अब इसके थोड़े से नियमों को भी समझ लेते हैं। मैं आशा करती हूँ कि खतौनी के बारे में थोड़ा बहुत मैं समझा पाई हूँ और इसको और अच्छे से हम समझ पाएंगे जब हम इसके बारे में थोड़ा सा करके देखेंगे। तो इसके सवाल को भी मैं आज करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, और अगर इस वीडियो में नहीं कर पाते हैं तो हम अगले वीडियो में करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके नियमों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि हम खतौनी करते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं इसके नीचे से स्टार्ट कर देती हूँ। खतौनी के नियम या खतौनी की विधि। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में भी कि इसका स्वरूप क्या होता है। इसके स्वरूप में मैंने बताया था कि ये इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणी पक्ष और एक होता है धनी पक्ष, है ना। जो हमारा बाएं तरफ होता है, हमारी बाएं तरफ, वो होता है ऋणी पक्ष, और जो दाईं तरफ आता है वो होता है धनी पक्ष। यानी कि जो हमारी बाएं तरफ आता है वो होता है डेबिट, और जो हमारे दाईं तरफ आता है वो होता है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड्स में 4-4 खाने होते हैं, यानी कि टोटल मिला के 8 खाने होते हैं, और ये 4 खाने रिपीट होते हैं दूसरी तरफ भी, यानी कि जो खाने डेबिट में आते हैं वही खाने क्रेडिट में भी आते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला खाना डेट यानी कि दिनांक, दूसरा खाना पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण, तीसरा खाना जर्नल फोलियो नंबर यानी कि जर्नल पृष्ठ संख्या, और लास्ट खाना, चौथा खाना अमाउंट यानी कि धनराशि का। और यही वाले 4 खाने अगले 4 खानों में भी रिपीट होते हैं, ठीक है। अब इसमें यही नियम है कि किसमें क्या क्या कैसे कैसे लिखते हैं। तो जो डेट वाला खाना है यानी कि दिनांक वाला खाना, हम रोज नामचे में से जब भी कोई भी प्रविष्टि की नकल करते हैं अपने खाता बही में तो वहाँ डेट लिखी होती है। हम डेट वाइज ही तो वहाँ पे सारे लिखे करते हैं रोज नामचे में। अब वहाँ से जिस भी प्रविष्टि की खतौनी हम करते हैं खाता बही में, उस प्रविष्टि की जो भी डेट होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं खाता बही में, ठीक है। उस नकल के सामने जो हमने करी है, यानी कि उस खतौनी के अंदर जो खतौनी हमने यहाँ पे करी है खाता बही में, उस खतौनी के लिए उस वही वाली डेट डालते हैं जो हमने रोज नामचे में डाल रखी होती है, ठीक है। डेट चेंज करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। डेट वो नहीं पड़ेगी जिसमें हम खतौनी कर रहे हैं, डेट वो पड़ेगी जहाँ से हम खतौनी कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा खाना होता है हमारा पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण का। तो जो विवरण का खाना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि हमें लेखा किस तरीके से करना है। तो वो मैं थोड़ा सा लिख भी दूंगी,
थोड़ा बता देती हूँ इसमें जो लेखा करते हैं वो कैसे करते हैं। अब जैसे रोज नाम से हमने कोई नकल करी है खाता बही में, तो एक ऋणी पक्ष है और एक धनी पक्ष है। तो हमारा जो लेखा है वो ऋणी में भी हो सकता है और धनी में भी हो सकता है। वो उसकी लेखे की प्रकृति पर, उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। तो अगर हम खाते में कोई चीज़ ऋणी पक्ष में लिख रहे हैं तो उसके पहले हम लिखते हैं टू इंग्लिश में और हिंदी में लिखते हैं का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऋणी पक्ष में जो लेखा करते हैं, ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट में जो लेखा करते हैं उसमें साथ में इंग्लिश में टू तथा हिंदी में का शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो भी लेखा हम ऋणी पक्ष में करेंगे उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो टू करके लिखेंगे। जैसे अगर कोई अच्छा आप ये देखो, रोज नामचे में जो भी हम लिखे करते हैं तो जो सेकंड लाइन होती है क्रेडिट वाली, है ना, क्रेडिट वाली जो लाइन होती है वो हम टू करके लिखते हैं ना। वही लाइन हम जब उतारते हैं इसमें तो हम ऋणी पक्ष में लिखते हैं। ये पहला नियम था, वो मैं बताना भूल गई। मैं अगले नियम में इस वाले नियम की बात करती हूँ। तो वो जब वहाँ से उतार के वहाँ लिख रहे हैं तो टू लिख कर रहे हैं ना, वही वाला टू उठा के सीधे इधर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ऋणी पक्ष में हम जो भी लेखा करेंगे उसके आगे टू लिखेंगे। टू या हिंदी में लिख रहे हैं तो का। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये भी हम आगे चल के बात करेंगे, अभी इतना समझ लो केवल। ठीक है, अब इसके धनी पक्ष की बात करते हैं। तो धनी पक्ष यानी कि क्रेडिट साइड में जो लेखा करते हैं उसके साथ में हम यूज करते हैं इंग्लिश में बाई। इसको हम बाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाई शब्द तथा हिंदी में से शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा लिखने का तरीका होगा कि हम कैसे लिखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पक्ष में क्या लिखना है, ऋणी में कौन सी चीज़ लिखनी है और धनी में कौन सी चीज़ लिखनी है। ये पता होगा तभी तो हम लिखेंगे। ये कैसे पता चलता है? तो देखो, जो भी हम लेखा करते हैं, हमने भी पढ़ा, हम उसके संगत लेखों में उसको स्थानांतरित करते हैं, है ना, उसको ट्रांसफर करते हैं उसके संगत लेखों में। अब जो भी हम खाता बना रहे हैं, हम जैसे बना रहे हैं सपोज विक्रय खाता, हमने कोई विक्रय खाता खोला है, तो हम रोज नाम से में ढूंढेंगे विक्रय कहाँ कहाँ पर आया है, विक्रय शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी विक्रय शब्द का प्रयोग होगा उसको उठा के हमें रख देना है खाता बही में। अब कैसे रखना है? तो देखो, विक्रय खाता जब हम बना रहे हैं तो इसका एक और नियम है। एक नियम तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एक और नियम है दूसरा, क्या? जो भी खाता हम बनाते हैं, जो भी खाता हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी खाता हम बना रहे हैं उसमें उसका नाम तो लिख ही नहीं रहे हैं। विक्रय खाता हम बना रहे हैं तो विक्रय खाते के अंदर विक्रय नहीं आएगा ना। तो हम विक्रय में क्या ढूंढ रहे हैं भाई? क्या लिखेंगे? विक्रय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे विक्रय मतलब हमारा, जब भी हम विक्रय की प्रविष्टि करेंगे तो हमारा विक्रय हमेशा धनी होता है, यानी कि क्रेडिट होता है। तो कोई सपोज रोशन नाम का लड़का है और उससे हमने विक्रय किया है, उसको जब हम विक्रय कर रहे हैं तो हमारी प्रविष्टि क्या बनेगी? रोशन ऋणी यानी कि रोशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट यानी कि विक्रय खाते से, विक्रय खाते का। ठीक है, ये हमारी प्रविष्टि बनी। अब इसको उठा के हमको
क्या करना है, खतियाना है, खतौनी करनी है खाता बही में, तो विक्रय खाते में करेंगे। विक्रय खाते में जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में करेंगे, विक्रय खाते में भी करेंगे और एक और खाता बनाएंगे रोशन के नाम का, दोनों में हम इसकी खतौनी करेंगे। अब हम विक्रय की बात कर रहे हैं अभी, तो विक्रय के खाते में जब हम इसकी खतौनी करेंगे तो कैसे करेंगे, विक्रय तो आना नहीं है उसमें, तो कौन आएगा, विक्रय से संबंधित कौन है यहाँ पर, रोशन, तो यहाँ विक्रय खाते में रोशन का नाम आएगा। अब क्योंकि रोशन यहाँ पे क्या है, ऋणी हो रहा है, तो जब हम खाता बही में इसको खतियाएंगे, खतौनी करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो वहाँ इसको ऋणी नहीं करेंगे, वहाँ इसको हम धनी पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तीसरा नियम ये है कि जो भी हम खतौनी करते हैं वो उसके दूसरे पक्ष में करते हैं या उसी पक्ष में करते हैं। इस हिसाब से देखोगे तो जिस खाते में हम खतौनी कर रहे होते हैं वो जिस पक्ष का होता है उसी पक्ष में खतौनी करते हैं। विक्रय हमारा किस पक्ष का है, कौन से साइड का है, क्रेडिट साइड का है ना। विक्रय क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हमने रोशन को भी क्या करना है, क्रेडिट कर देना है खाता बही में। ठीक है, अब हम इसको करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा प्रयोगात्मक अच्छा, प्रैक्टिकल अच्छा रहता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको समझना भी ज़रूरी है, तो पहले हम समझ लेंगे, जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने करा हुआ है उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तीनों नियमों को साथ में लेके। तीसरा नियम मैंने लिखा नहीं है, तीसरा नियम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नियम हमारा ये होता है, यही होता है जो तीसरे नंबर पे मैं लिखूंगी, कि जो भी हम प्रविष्टि कर रहे हैं जिस पक्ष की वो है, दो तरीके से बता रही हूँ मैं। ठीक है, पहला तरीका तो पहला मैं जिस तरीके से समझ पाती हूँ मैं वो समझा रही हूँ। जिस पक्ष की प्रविष्टि वो होती है, जिसको कि हम खतिया रहे हैं, जिसकी हम खतौनी कर रहे हैं, वो जिस पक्ष में लिखी हुई होती है उसके विपरीत पक्ष में हम खाते बही में लिखते हैं। अब जैसा किताबों में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो जो भी खतौनी हम कर रहे होते हैं वो जिस खाते में कर रहे होते हैं, वो खाता जिस पक्ष का होता है वो खतौनी भी हम उसी पक्ष में करते हैं। ठीक है, जैसे विक्रय धनी पक्ष का होता है हमेशा, ये तो पता ही है ना, विक्रय जो भी होगा वो हमारा हमेशा धनी ही होता है। तो विक्रय से रिलेटेड जितनी भी प्रविष्टियां होंगी जब उसकी खतौनी हम खाता बही में करेंगे तो विक्रय के धनी पक्ष में ही आएंगी सारी, कोई भी ऋणी पक्ष में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि विक्रय हमारा क्या होता है, धनी होता है। ठीक है, या मेरी वाली लैंग्वेज में समझो तो विक्रय से रिलेटेड जितने भी प्रविष्टियां हमने करी होंगी उसमें जो भी उससे संबंधित चीजें होंगी वो सब ऋणी हो रही होंगी, कोई भी धनी नहीं हुई होगी, क्योंकि विक्रय खुद धनी होता है। ठीक है, तो उनको उठा के हमें जब विक्रय खाते में रखेंगे तो कौन से पक्ष में रखेंगे, ऋणी में नहीं रखेंगे, धनी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि भैया विक्रय हमारा धनी हो रहा है, यानी कि क्रेडिट हो रहा है। अब इसको जब हम करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ी सी मुश्किल शायद समझने में आ रही होगी, लेकिन जब हम करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम हमारा क्या है कि जब भी हम ये प्रविष्टि करते हैं तो अगर हम ऋणी पक्ष में करेंगे यानी कि डेबिट साइड में करेंगे तो हम उसके साथ में टू और हिंदी में का शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर हम धनी पक्ष में इसकी प्रविष्टि कर रहे हैं तो इंग्लिश में बाई और हिंदी में से शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नियम है वो क्या है, जो भी खाता हम बनाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, जो भी खाता हम बना रहे हैं उसमें उस खाते का नाम बिल्कुल भी नहीं आता। अगर हम विक्रय खाता बना रहे हैं तो विक्रय खाते के अंदर कहीं पर भी हम विक्रय नहीं लिखेंगे। रोशन का खाता बना रहे हैं तो कहीं पर भी हम रोशन का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने तीसरा नियम भी लिख दिया है कि जर्नल में जो खाता ऋणी किया जाता है उसके शीर्षक में यानी कि उस वाले खाते में जब हम लेखा करते हैं तो उसके ऋणी पक्ष में उसके विपरीत पक्ष के खाते का लेखा किया जाता है। ठीक है, यानी कि धनी का, जो उसमें धनी किया होगा हमने रोज नाम से में, उसको हम उसमें ऋणी कर देंगे जिसका शीर्षक ऋणी आ रहा है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो अभी समझ में आएगा, छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी हम करके भी देख लेते हैं, बाद में पूरा सवाल करेंगे। ठीक, तो ऐसा ही हम धनी के पक्ष में भी करते हैं। जो धनी पक्ष का अगर हम शीर्षक लिख रहे हैं तो जो भी उसके लेखे होंगे वो उसके विपरीत पक्ष वाले होंगे। ठीक है, यानी कि ऋणी वाले। ठीक है, अब रोकड़ खाते में ऐसा हो जाता है कि रोकड़ कहीं पे तो ऋणी हो रहा होता है, कहीं पे धनी हो रहा होता है, तो उसके ऋणी पक्ष में भी लेखे होते हैं और धनी पक्ष में भी लेखे होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और इसके बारे में जानते हैं। देखो, एक तो ये चीज़ कि इसका जो प्रारूप है उसमें जो हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं और जर्नल फोलियो नंबर लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर खाते में लिखा जाए। हमने जो सबसे पहला खाता बनाया होता है सिर्फ उसमें लिख देते हैं, उसके बाद के जो खाते बनाते हैं उसमें उसी से चल जाता है।
तो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हम ऐसा करें, करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है, इसको मैं हटा देती हूँ, वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हर बार ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार हर खाते के अंदर लिखें, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट। ज़रूरी नहीं है कि हम हर खाते में बार बार लिखें। केवल सबसे पहला वाला जो खाता हमने पेज के सबसे पहले नंबर पे बनाया है उसमें लिख दिया, काफ़ी है। अब उस पेज के ऊपर जितने भी हम खाते बनाएंगे उसके ऊपर से चल जाएगा वो। ठीक है, एक ही प्रारूप नहीं होगा, खाते तो सारे अलग अलग होंगे, एक खाता तो होता ही नहीं है ना, अलग अलग खाते होते हैं सारे। लेकिन ये चीज़ हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगला पेज जब अगले पेज पर आएंगे तो फिर लिख देंगे शुरू में। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर व्यापारी चाहे तो लिखे, चाहे तो ना लिखे, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये नियम नहीं है, ये एक ऐसी एक पॉइंट है। अच्छा, इसका जो दूसरा एक और नियम जो रह गया है हमारा, हमने 3 वो पढ़े थे, चौथा ये हो गया, 5वां एक और है। क्या है कि जो इसमें लेज़र फोलियो जनरल फोलियो नंबर होता है वो क्या होता है। देखो, हमने फोलियो नंबर तो रोजनामचे में भी पढ़ा है, लेज़र फोलियो नंबर, है ना, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था। क्या होता है लेज़र फोलियो नंबर और खाता बही में जनरल फोलियो नंबर, यानी कि जनरल पृष्ठ संख्या। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि खाता बही जो हम बनाते हैं इसमें जो पृष्ठ होते हैं उनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ऐसे ही जो कि रोजनामचा होता है, यानी कि हमारी जर्नल, उसके भी जो जिस पृष्ठ के ऊपर, जिस पेज के ऊपर हमने वो रोजनामचा यानी कि जर्नल बनाया होता है उसके ऊपर भी कुछ पेज नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो हमने कौन से पेज पर से नकल करके खाता बही में लिखा है ये हम लिखते हैं जनरल फोलियो नंबर में। तो जनरल फोलियो नंबर में वो नंबर लिखते हैं जिस पे से हमने खतौनी की है, जिस पे से हमने उठा के यहाँ पे नकल की है खाता बही में। ठीक है, और इस काम को, इस पेज नंबर को लिखने को हम कहते हैं पृष्ठांकन करना। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट लिखना भी ज़रूरी है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ। ठीक है, 5वां हमारा नियम हो गया। तो जेएफ नंबर यानी कि जर्नल फोलियो नंबर क्या होता है इसमें, तो रोजनामचे में जो हम प्रविष्टि जिसका हम इसमें खतौनी कर रहे होते हैं, रोजनामचे के जिस पृष्ठ से खाता बही में हम खतौनी कर रहे होते हैं उसका नंबर हम खाता बही के जनरल पृष्ठ संख्या वाले खाने में लिखते हैं। ये खाना कौन सा होता है, इसमें हम वो नंबर लिखते हैं जहाँ से उठा के हमने यहाँ पे खतौनी करी है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, खाता बही में जिस पृष्ठ के ऊपर, जिस पेज के ऊपर हमने खतौनी करी होती है उसका नंबर उठा के लिख देते हैं रोजनामचे में। इससे क्या होता है, कभी अगर भविष्य में हमें देखना पड़ जाए कि रोजनामचे में जो भी हमने लेखा करा हुआ है इसकी खतौनी हम कहाँ ढूंढें, तो वहाँ उसका पेज नंबर भी लिखा होता है, हम सीधे से वही वाला पेज खोल के उसके खाते को देख सकते हैं। ठीक है, खाता बही में अगर हम देख रहे होते हैं तो हमें ये जानना होता है कि हमने ये लेखा कहाँ से किया है कॉपी, तो उसके लिए वहाँ पे जनरल का वाला नंबर लिखा होता है पेज का, तो हम वहाँ पे सीधे जनरल के उस वाले नंबर पे जाके, पेज नंबर पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि इस प्रक्रिया को, इस पेज नंबर के लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पृष्ठांकन। ये जो काम हम कर रहे होते हैं, रोजनामचे का जो पेज नंबर है उसको लिखना खाता बही में और खाता बही का जो पेज नंबर है उसको लिखना रोजनामचे में, इसको हम कहते हैं पृष्ठांकन यानी कि फॉइलिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं, कहाँ लिखा है मैंने, इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पृष्ठांकन या फिर फॉइलिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं पृष्ठांकन या फिर फॉइलिंग। और इसको जो है, इससे ये संभावना ख़त्म हो जाती है कि ये काम जो हम करते हैं ना, इससे ये संभावना ख़त्म हो जाती है कि कोई भी लेखा करने से छूट गया होगा, क्योंकि हम साथ में उसका पेज लिखते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम उसको चेक करते हैं, कभी भी मिलान कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस पेज से ये सारी प्रविष्टियाँ यहाँ पे खतौनी इसकी कर ली है या नहीं कर ली है। इस मिलान करने को हम क्या कहते हैं, प्रतिपृष्ठांकन यानी कि क्रॉस रेफरेंसिंग या फिर क्रॉस फॉइलिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रतिपृष्ठांकन या फिर क्रॉस रेफरेंसिंग या फिर क्रॉस फॉइलिंग, किसको, मिलान करने को। ठीक है, अगर कोई लेकर छूट जाता है या फिर कोई और कारण जिसकी हमें जाँच करनी हो, तो उसके लिए जब हम इसका मिलान करते हैं तो हम इसको कहते हैं प्रतिपृष्ठांकन। ठीक है,
तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में खतौनी करते कैसे हैं। विधि तो हमने पूरी समझ ली वर्ड्स में, अब प्रैक्टिकली समझते हैं। तो न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अभी हम सवाल नहीं करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक प्रविष्टि लेकर हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये हटा देती हूँ, एक छोटी सी प्रविष्टि लिख देती हूँ। ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रोक दिया है। आगे का वीडियो देखिए अगले भाग में, जिसमें मैंने इस लेखे को तो समझाया ही है, साथ में खातों के शेष निकालना और उनको बंद करना भी मैंने बताया है। थैंक यू।